हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य के बारे में। यानी कौन सी ऐसी बातें थी जिस पर हमारे संविधान निर्माता जो थे वो पहले से सहमत थे, या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको वे लागू करना चाहते थे। यानी उनके क्या सोच थी स्वतंत्रता समय पर ही कि वे अपनी संविधान जो बनेगी उसके पीछे उनकी क्या सोच है, इसको हम लोग इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। दे रहा है कि इस किताब के विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। दर्शन का मतलब कि सोच, यानी हमारी जो संविधान है उसके पीछे हमारी सोच क्या है, हम क्यों इस संविधान को इस तरीके से लिखना चाहते थे, इसको हमें जानना होगा। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको अपने नेताओं के बारे में जानना होगा, उनके विचारों के बारे में जानना होगा कि वे किस तरीके की बातों पर जो है ध्यान देते थे। इसको अगर हम समझ सकते हैं तो हम अपने संविधान के पीछे का दर्शन जान सकते हैं। इसके अलावा हमारा संविधान जो है वो स्वयं ही अपने दर्शन के बारे में बतलाता है, और वो दर्शन हमें इसकी प्रस्तावना में देखने को मिल जाती है। आइए अब हम एक एक करके इन बातों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे संविधान के निर्माता चाहते थे, या बड़े बड़े जो नेता थे उस समय के वे क्या सोचते थे। और इससे अनुभव करेंगे, इससे हम जानेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यहाँ सबसे पहले दिया गया है सपने और वायदे, यानी क्या सपने थे हमारे और क्या वायदे कर रखे थे उस समय के बड़े बड़े नेताओं ने। जैसे यहाँ कह रहा है आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम होने वाले की होने पर हैरानी होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान निर्माण कमेटी में वे नहीं थे, वो संविधान को लेकर के किसी भी बातों को किसी भी बहस में जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। तो ये बात हैरान करने वाली है कि आखिर वे इतने बड़े नेता थे लेकिन वे संविधान में क्यों नहीं शामिल थे। बिल्कुल वे संविधान में शामिल नहीं थे, संविधान सभा में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके विचार के मानने वाले लोग जो थे वो जरूर इस संविधान सभा के सदस्य थे। यानी उन्होंने कहा कि 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। यानी महात्मा गांधी चाहते थे कि अगर संविधान बने तो वो किस तरीके का बने, उनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये उन्होंने अपनी एक पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे उन्होंने लिखा था, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसे भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मेलजोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब जैसी नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार मिले, इससे मैं कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। यानी संविधान सभा में वे थे नहीं, बहस में नहीं थे, लेकिन उनके विचार जरूर थे। उन्होंने अपने विचार संविधान सभा के लोगों को या अपने अनुयायियों को बता रखा था कि वे क्या अपेक्षा करते हैं संविधान लिखने वाले लोगों से या बनने वाले संविधान से। और इस पर में उन्होंने कहा कि हम जो है अधीनता और गुलामी से मुक्त हुए हैं, और हम चाहेंगे कि हम एक ऐसे देश बनाएं जिसे एक गरीब व्यक्ति भी उसको लगे कि हाँ हमारी भी भागीदारी इस देश के लिए बन रही है। हम ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी वर्ग न हो, ऊंचे नीचे वर्ग का जो भेद है वो समाप्त हो जाए, छुआछूत जैसी जो बीमारी है वो दूर हो जाए, शराब जो है उसके लिए कोई जगह न बचे। यानी समानता और इन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही है। और इन्होंने कहा है अंत में कि अगर इससे कम होगा तो मैं इससे कम पे संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके विचारों से हमें लग सकता है कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या रहा और किस आधार पर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया।
नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ दिया गया है कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में भी था। यानी भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि जो हमारा देश का संविधान बने उसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो और जो भारत जो हो वो हमेशा बराबरी की ओर अग्रसर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, उनकी भी यही सपना था कि भारत जो हो उसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो और गैर बराबरी से मुक्त हो। यानी ऐसे ना हो कि कहीं कोई तरह का जो है असमानता नज़र आए। तो वे असमानता को दूर करने के लिए वे बहुत ज़्यादा अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। इनके बारे में हालांकि उनके विचार जो थे थोड़ा सा अलग थे। जैसे उन्होंने अक्सर गांधी के नज़रिए की कटु आलोचना की। यानी संविधान सभा में दिए गए उन्होंने अंतिम भाषण में स्पष्ट कहा और अपनी चिंताओं को सही तरीके से व्यक्त किया। क्या कहा, आइए अब हम इस चीज़ को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर जो उनकी चिंताएं थी समानता को लेकर के क्या थी। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे जो है तरह की जो है वो विरोधी हैं, लेकिन उनके बावजूद भी हम 26 जनवरी को हम जो है एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। यानी राजनीतिक स्तर पर यह समानता होगी कि हर व्यक्ति को जो है सार्वभौम मताधिकार मिलेगा, उसको कानूनी समानता दी जाएगी, लेकिन हमारा जो आर्थिक और सामाजिक जीवन है वो अभी भी जो है असमानताओं से भरा होगा, कठिनाइयों से भरा होगा, क्योंकि जो अभी भी पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो पूंजीपति रहेंगे और जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे। तो इस बात का उन्हें जो है अंदेशा था और इस बात को उन्होंने अपने भाषण के दौरान रखा। आगे कहा कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। यानी एक व्यक्ति का जितना वोट का महत्व है उतना ही वोट का महत्व जो है किसी दूसरे व्यक्ति के वोट का महत्व है। यानी इस चीज़ को हम मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यानी इन्होंने कहा कि अगर हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे जो है उस तरीके से रहें अभी जैसे के रहें, तो हम जो है एक व्यक्ति एक वोट के जो सिद्धांत है उसको नकारना जारी रखेंगे। इसके पीछे उन्होंने ये विचार रखा, उनके ये दर्शन थे, उनका ये मानना था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे अभी जिस हालात में हैं, यानी जो अछूत लोग हैं, जो पिछड़े दलित लोग हैं, वो दलित ही रह जाएंगे, क्योंकि उनके अगर स्थिति में सुधार लाना है तो उनके भी सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुधार लाना जरूरी होगा और ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से संभव नहीं है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने ये अपनी बातों को रखा और कहा कि हम विरोधाभास में जी रहे हैं। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। यानी उन्होंने ये प्रकट किया था कि अगर इसी तरह का सामाजिक और आर्थिक अंतर रहा तो आने वाले समय में जो लोकतंत्र का अस्तित्व है वो संकट में पड़ सकता है, क्योंकि हमको प्रयास ये करना होगा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता स्थापित की जा सके। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी भाषण के दौरान करी और इससे उनका दर्शन मालूम चल जाता है कि उनका दर्शन ये था कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। केवल राजनीतिक समानता से विकास संभव या लोकतंत्र की सही उपलब्धियों को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट आइए एक अन्य बड़े नेता के विचार को देखते हैं जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को रात्र के समय अपनी संविधान सभा में इन्होंने क्या भाषण दिए, आइए इस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि वर्षों पहले हमने अपने नियति के साथ साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, यानी हमने खुद से
अपने अंतरात्मा से ये इंटरव्यू किया था, साक्षात्कार किया था कि हम क्या करेंगे, तो ये चीज़ें इनको याद आ रही है और ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। यानी इन्होंने कहा, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी वो ये था कि हम जो है आज़ादी से अभी अभी बाहर आए थे, गुलामी से अभी अभी बाहर आए थे। तो इस बात को उन्होंने कहा कि हमने गुलामी रहते हुए जिन सपने को देखा था, जिन वायदों को किया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। अगर हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए तो जितना होगा उतना हम ज़रूर करेंगे। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, यानी रात्रि के 12 बजेंगे, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, यानी आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही ऐसे क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रफुष्टित होती है, आवाज़ पाती है। यानी भारत के लोग जो जिस तरीके से दबे कुचले थे, उनको जो थी बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो ये चीज़ इनको याद आ रही है और ये कह रहे हैं कि कभी ना कभी इतिहास में ऐसा टाइम हर देश के लिए आता है कि वो पुराने को छोड़ करके नए युग में जाता है। तो हमारी जो लंबे समय से बोलने वाली जो अंतरात्मा थी, वो छुपी हुई थी, वो आज खुलेगी और आवाज़ पाएगी। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उनके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। और ऐसे में हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना पूरा जीवन जो है भारत और उनके लोगों के लिए और इसके अलावा मानवता के लिए समर्पित करें, तो यही उचित होगा। संप्रभुत्व संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ छूट रहा है कि भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुत्व संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। यानी भारत के जितने लोग हैं उन सभी लोगों के प्रतिनिधित्व करेगी संविधान सभा। यानी वो संविधान सभा के पास अब जिम्मेवारी है कि वो किस तरीके से भारत के लोगों के लिए एक सुंदर संविधान का गठन करती है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। यानी नया किसी का जन्म होता है तो उससे पहले जो प्रसव पीड़ा होती है उसको इन्होंने याद किया है और याद करते हुए कहा है कि हमने भी आज़ादी वाली पीड़ा को झेला है और उस प्रसव पीड़ा के समय जो हमारा बंटवारा हुआ उससे हमारा दिल जो है वो भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है और उस दुख से अभी भी हमारा दिल जो है भारी है। लेकिन पुरानी बातों को छोड़ दिया जाए, वो अब बीत चुका है। अब हमारा भविष्य जो है सुनहला भविष्य है, अच्छा भविष्य आने वाला है। यह भविष्य बहुत आराम या सुस्ताने का नहीं बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हम अक्सर किया और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञानता और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। यानी इन्होंने कहा कि अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम आराम करें, सुस्ताएं, बल्कि हमको अब वो करना है जो हम पहले वायदे किया करते थे। यानी हमने जिन वायदों को किया था उनको पूरा करने का समय आ गया है। भारत की सेवा करने का समय आ गया है। लाखों करोड़ों गरीब लोगों की सेवा करने का समय आ गया है। अब जो दरिद्रता है, अज्ञानता है, बीमारियां हैं या लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है, उनको ख़त्म करना है। और ये हमारे युग के जो महान नेता है यानी महात्मा गांधी, उनकी जो कामना है यानी उनकी जो इच्छा है कि हम हर व्यक्ति के आंसू पोंछें, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी तरह का हो, इसको हम संभव बनाएंगे। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं
कष्ट हैं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। यानी इन्होंने कहा कि संभव है, हो सकता है कि ये काम केवल मैं अकेले न कर सकूं, लेकिन जो लोग भी रहेंगे ये वो काम तब तक करते रहेंगे जब तक हर एक के आंख से आंसू न पोंछ दिए जाएं। ये बात उन्होंने की। तो इस बात से ये पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर के चलने के साथ साथ सभी व्यक्तियों में जो भी असमानताएं हैं उनको दूर करके सभी को समान अवसर प्रदान करने वाली बात कही। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पुरानी बातों को भी याद किया, पुराने वायदों को भी याद किया जिसको भी उन्हें पूरा करना है। तो इन सब चीज़ों से हमें संविधान निर्माताओं के जो दर्शन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।